स्थित हजारीबाग। इसके लिए इसका विस्तृत वर्णन करने के लिए एक घटना के बारे में बताया गया है। जैसे कि झारखंड के स्थित हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम उत्पादन किया करते थे तथा उस समय भारत में जो रेशम उत्पादन किया जाता था उसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके यहाँ के रेशम उत्पाद से सब लोग यूरोपीय अत्यंत आकर्षित थे और जब इसका निर्यात बढ़ने लगा तो उन्होंने रेशम उत्पादन पर अत्यंत बल दे दिया और इसके लिए व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ व्यापारी के जो एजेंट थे, जो मध्यस्थ थे, वे यहाँ पे आते थे और संथाल से रेशम के कृमि कोषों को 3 से 1 कृमि कोषों को लेकर जाते थे। 1000 कृमि कोषों को मात्र 3 से 4 रुपये में लेके जाते थे और उसके बाद इसे वर्धमान या गया में व्यापारियों के पास 5 गुना दाम पर बेच देते थे, जिससे मध्यस्थों को अत्यंत लाभ होता था। परंतु धीरे धीरे जब आदिवासियों को यह समझ में आने लगा तो वे महाजन और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा शत्रु तथा अपनी सारी परेशानियों की जड़ मानने लगे। अब जब उन्हें धीरे धीरे अपना जीवन व्यतीत करने में समस्या होने लगी तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम व अवसर की तलाश में जाने लगे। एक विवरण से पता चलता है कि 1920 के दशक में बिहार में झड़िया और रानीगंज के कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों में लगभग 50% खनिक आदिवासी थे तथा जबकि वहाँ पे काम करना आसान नहीं था क्योंकि खदान के अंदर बहुत अंधेरा होता था और अत्यंत ही दम घुटने जैसा स्थान था। इसलिए वहाँ पे हर साल लगभग 2000 मजदूरों की मौत भी हो जाती थी। फिर लोग उस समय चाय की खेती भी बढ़ गई थी और कोयला उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र बन गया था। व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था और असम के इसलिए आदिवासियों को असम के चाय बागान और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए मुहैया कराया गया था तथा इन्हें ठेकेदारों के अंदर काम करना पड़ता था जो उनसे बहुत ही कम वेतन पर काम करवाते थे और उन्हें वहां से वापस आने भी नहीं दिया जाता था। उन्हें उसी कम कीमत पर वहीं पर काम करना पड़ता था। उसके बाद अंततः अंग्रेजों के बढ़ते शोषण और बढ़ती परिस्थितियों के परिवर्तन से त्रास्त आदिवासियों ने कई विद्रोह किए, जैसे कि 1831-32 में कोल विद्रोह, 1855 में संथाल विद्रोह, 1910 में मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह किया गया। उसके बाद बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में झारखंड के छोटा नागपुर में एक मुंडा परिवार में हुआ था। उनके पिता अत्यंत गरीब थे, ये सब तो बताए थे। उनका बचपन बांसुरी बजाने, भेड़ चढ़ाने तथा स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश आस पास के बोहंडा जंगल में हुई थी तथा वे बचपन से ही अपनी जनजाति के पूर्वजों की कहानी सुनते आए थे। वहाँ पे जो आसपास के जो लोग थे, जो उनके गांव के जो लोग थे, वे हमेशा बात किया करते थे कि ऐसा समय था जब हम अपनी खेती स्वयं किया करते थे तथा हम पे किसी का भी कोई भी रोक टोक नहीं होता था, पर अब हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। पर वह समय अवश्य आएगा जब हम पुनः फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगे।
धीरे धीरे बिरसा मुंडा बड़े हुए और वे मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे, जहाँ से भी उन्हें कुछ विचार प्राप्त हुए। वे कहते थे कि ईसाई धर्म को अपना लो और बुरी आदतों को छोड़ दो। तो फिर यदि मुंडा ईसाई धर्म को अपना ले और बुरी आदतों को छोड़ दे तो उनकी स्थिति फिर से पूर्वावस्था में आ सकती है। यदि मुंडा चाहे तो स्वर्ग का भी आधिपत्य हासिल कर सकते हैं, इस मिशनरी स्कूल के पश्चात उन्होंने कुछ समय एक विख्यात वैष्णव के साथ भी विचार विमर्श करने में बिताया। वैष्णव वे थे जो विष्णु भगवान की पूजा किया करते थे। 1895 में उन्होंने तथा जब वे बड़े हुए तो 1895 में उन्होंने अपने जनजातियों से यह संकल्प लेने को कहा कि वे निरंतर संघर्ष करके पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में उन्होंने बिरसा आंदोलन चलाया और इस आंदोलन से जब अंग्रेज़ों को अत्यंत परेशानी हुई, या इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ मिशनरियों, भूस्वामियों, महाजनों को राज्य से जंगल से बाहर निकालकर वहां बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना था। इस आंदोलन के संदर्भ में ही 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा दंगा फसाद के इल्ज़ाम के आरोप में उन्हें 2